हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर में आप सभी ने देखा होगा कि अगर आप पिछले लेक्चर को फॉलो अप कर रहे होंगे तो हम लोग पिछले लेक्चर में राइबोसोम के ऊपर में बात किए थे और हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर में लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये दिख रहा होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दें। सेल वॉल देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे एंड फिर उसके बाद में एंडोमेट्रियम सिस्टम के ऊपर में हम लोग क्या है इसे देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले क्या है कि आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बायो फ्रेंड के साथ में। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत खुशी होगी, हमारे टीम मेंबर को बहुत खुशी होगी। हमें आप जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है इस चैप्टर में या लेक्चर में या कोई भी चैप्टर में एनसीईआरटी का 11th या 12th बुक से, ठीक है, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, हम वहाँ पे भी आपको 1-to-1 सेशन के थ्रू हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी हम हेल्प करेंगे। नीट एग्ज़ाम के लिए भी आपका जो ये एनसीईआरटी है उसे पूरे अच्छे तरीके से सिंपल वे में फिगर के साथ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जितना से जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के ऊपर में। और पहले हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ की तरफ में ताकि आपको थोड़ा तसल्ली हो कि हम लोग क्या क्या करेंगे क्लास में आज के लेक्चर में। तब फिर हम लोग आते हैं वापस से इस पीडीएफ पे। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने से पहले हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राइबोसोम के बारे में वो भी डिटेल अभी हमने नहीं देखा है, हम वहाँ पे देखेंगे। जो कि मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें हम लोग राइबोसोम के ऊपर में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर इंक्लूजन बॉडी के बारे में ये हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, फिर हमने बोला था कि यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि स्ट्रक्चर पे भी अभी बातें करते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होती हैं ये चीज़। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले क्या है ना, हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे सेल वॉल को। एंड सेल वॉल को देखने के बाद में तब हम लोग क्या है देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर में बातें करेंगे। सेल वॉल में आपको क्या यहाँ पे जानना होगा कि प्राइमरी सेल वॉल होता किस में है, कि कहाँ पे आपको ये सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा, वो सारी यहाँ पे बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन फिर एंडोमेट्रियम सिस्टम के ऊपर में भी हम लोग क्या है देखेंगे कि एंडोमेट्रियम सिस्टम में क्या क्या आते हैं। बस इंट्रो देखेंगे आज के लेक्चर में एंडोमेट्रियम सिस्टम में। ठीक है, डिटेल नहीं, डिटेल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन, यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल के बारे में, यूकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, एंडोमेट्रियम सिस्टम के इंट्रो के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। चलिए हम लोग देखें अभी यूकैरियोटिक सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे थोड़ा इंट्रो हम लोग देख लें कि जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या बोली गई है बातें यहाँ पे कि यूकैरियोट्स इंक्लूड क्या है, यूकैरियोट में आपको कौन कौन इंक्लूडेड मिलेंगे, तो आपको प्रोटिस्टा देखने के लिए मिलेंगे, प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल असल में किस किंगडम से बिलोंग करता है ये बातें बताई गई है। आपको पता होगा कि एक्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मोनेरा को छोड़ करके, ठीक है, किसको, मोनेरा को छोड़ करके बाकी आपको सारे किंगडम में आपको क्या है यूकैरियोटिक सेल्स ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ आपको प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमलिया, फंगी, इन सब में आपको कैसे सेल देखने मिलेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में खास बात क्या है भैया, तो यूकैरियोटिक सेल में खास बात यह है कि उनके पास में कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि उनके जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपको कंपार्टमेंट के तौर पे एक छोटे छोटे से क्या है उसके अंदर में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे देखिए कि अभी हम लोग फिगर से भी देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास में एक सेल है, सेल के अलावा उसमें ये अलग से कंपार्टमेंट बना है जिसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। अलग से कंपार्टमेंट बना हुआ है कि जिसके अंदर में क्या चीज़ है आपको
ये माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट है। ठीक है, अलग से कंपार्टमेंट में एक सेल बना हुआ है जिसमें क्या है ये आपका हो गया वैक्यूल हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो झिल्ली जैसा ये एंडोमेट्रियम वॉल इसमें सेल के अंदर में प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर में क्या है, आपको राइबोसोम्स देखने के लिए मिलेंगे बैठे हुए। इस तरीके से बोला गया है कि उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट के तौर पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पॉजेज ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूकैरियोटिक सेल के पास में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। क्या चीज़, साथ में न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ में। अब ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी हम लोग क्लियर करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में। एडिशन में क्या है, आपको इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल, यानी कि साइटोस्केलेटल उसको बोलते हैं। साइटो का मतलब क्या समझ रहे हैं, साइटो का मतलब हो गया सेल, साइटो का मतलब क्या होता है सेल, और स्केलेटल का मतलब क्या हो गया स्केलेटन हो गया। साइटो का मतलब क्या हो गया सेल, एंड स्केलेटल का मतलब क्या है, यहाँ पे उसका स्केलेटन का बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो स्केलेटन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही बोल रहा है ना कि सेल के अंदर में ऐसा स्केलेटन जो कि सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में क्या है कि देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको पता होगा कि क्रोमोसोम कुछ इस स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जो डीएनए होता है ना, बोला गया है कि ये डीएनए जो है वो इसी तरह के क्या है, आपको स्ट्रक्चर में, इसी तरह का स्ट्रक्चर में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी तरह का स्ट्रक्चर में आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने के लिए मिलेगा, इसमें लपटा हुआ रहता है। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल यूकैरियोट सेल्स नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोट सेल्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल आपको अलग दिखेगा और एनिमल सेल का जो यूकैरियोटिक सेल, प्लांट में भी यूकैरियोटिक सेल होगा, एनिमल में भी यूकैरियोटिक सेल होगा, लेकिन दोनों का सेल अलग अलग होगा, दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। दोनों कैसे होंगे, नन आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, नन आइडेंटिकल होंगे। आ रही बात समझ में चीज, नन आइडेंटिकल होगा। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि प्लांट के जो सेल वॉल, प्लांट में जो सेल होगा यूकैरियोटिक सेल, उसके पास में सेल वॉल होगा, लेकिन एनिमल के पास में सेल वॉल अब्सेंट होगा। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 8 या 9 से हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं उन दोनों में फ़र्क यही है कि प्लांट के पास में क्या है, प्लांट के पास में सेल वॉल होता है प्लांट सेल के पास में, लेकिन एनिमल के पास में अब्सेंट होता है वो सेल वॉल। ठीक है, अदर हैंड ले लें, एनिमल के पास में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन प्लांट के पास में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्लांट और एनिमल का या फिर कोई अदर किंगडम का भी उठा ले, फंगी का या प्रोटिस्टा का, ये चारों में अलग अलग टाइप का आपको यूकैरियोटिक सेल्स देखने मिलेंगे। हैं यूकैरियोटिक सेल्स सारे के सारे, मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये आइडेंटिकल नहीं है। ये क्या है, नन आइडेंटिकल हैं, अलग अलग है। सबके स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। ऑर्गेनेल्स को लेकर के भी आपको डिफरेंस इसमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग पहले अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल का ही कंपैरिजन करके एनसीईआरटी के हिसाब से ही देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब आपको ये पूरा दिख रहा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया आपका क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे ये दिख रहा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर एकदम छोटा सा ये स्ट्रक्चर, ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ना कि एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये देखिए ये रास्ता होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये रास्ता होता है जो कि क्या एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए होता है। लाइसोसोम आपको दिख रहा होगा, लाइसोसोम यहाँ पे जो कि क्या है, ये लाइसोसोम आपको उसके अंदर में ऐसे ऐसे पदार्थ या ऐसे केमिकल होते हैं जो कि पचाने में या फिर एक तरह से बोल सकते हैं डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, ये जो जाला जैसे ये पूरा का पूरा फैला हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चारों तरफ में ये इस तरह से जो फैला हुआ है न्यूक्लियस का, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
रफ उसको कहेंगे कि जिसमें आपको क्या चीज़ है, आपको देखने मिल रहा होगा कि इस एंडोप्लाज्मिक के ऊपर में क्या देखने के लिए मिल रहा होगा आपको, इस एंडोप्लाज्मिक के ऊपर में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से है मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए ये है, और इसके ऊपर में क्या है, आपको दाना दाना बीड जैसा दिख रहा होगा वहाँ फिगर में देखिए आप। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ये बीड के जैसा जो इसमें दाना दाना जैसे ये दिख रहा है ना मोतिक समान, ये कुछ और नहीं राइबोसोम में। और इसी वजह से ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसपे क्या आपको राइबोसोम नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं, तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग स्मूथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्मूथ कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीच में आपको ये क्या है, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस, इसके अंदर में आपको ये दिख रहा होगा डेंस मटेरियल, डेंस यहाँ पे बॉडी जो आपको दिख रहा होगा क्या न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या है, इसमें गोल्गी बॉडी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो इसका ये कवर है, इसका जो इन्वेलप के समान कवर होता है वो भी स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में, ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर के तरफ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर के तरफ में आपको ये सेल वॉल, अंदर के तरफ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अभी आपको याद रखना है कि सेल वॉल सबसे बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको राइबोसोम देखने मिल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री जिसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्म एंड पेरोक्सिसोम। ये सारा अभी हम लोग स्ट्रक्चर ये देखे किसका, अभी हम लोग ये स्ट्रक्चर देखे प्लांट सेल का। लेकिन अगर हम लोग यही बातें अगर हम एनिमल सेल के ऊपर में करें या एनिमल सेल को देख करके बोलें, तो एनिमल सेल में आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोविली दिख रहा है आपको एनिमल सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको इसमें कहीं पे भी सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। पहली बात, इसमें आपको सेल वॉल नहीं देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको इसमें सेंट्रियोल दिख रहा है, लेकिन प्लांट सेल में क्या आपको सेंट्रियोल नहीं दिख रहा था। इसमें भी गोल्गी बॉडी दिख रहा है, इसमें भी आपको वैक्यूल देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें वैक्यूल आपको छोटे होंगे, ठीक है। लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इन्वेलप स्मूथ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि सेंट्रियोल और सेल वॉल, जो कि सेल वॉल प्लांट में नहीं होता है, सेल वॉल प्लांट में होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। और भी ऐसे डिटेल स्ट्रक्चर हैं जो कि दोनों में अगर हम लोग देखना शुरू करें तो बहुत सारे फर्क देखने मिलेंगे। जैसे इसमें क्या आपको प्लाज्मोडेस्माटा नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें आपको प्लाज्मोडेस्माटा नहीं देखने मिलेगा, किसमें, एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में आपको प्लाज्मोडेस्माटा देखने के लिए मिलेगा, वो भी अभी हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्या डिटेल स्ट्रक्चर में, और हम लोग क्या सबसे पहले शुरू करते हैं सेल वॉल से, यूकैरियोटिक का सेल वॉल से, और पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं आपके सामने बहुत सुंदर सा आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल का आपको स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा होगा कि बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बीच में न्यूक्लियस। फिर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ये आपको यहाँ पे क्या है दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या है सबसे पहले सेल वॉल को देखें और सेल वॉल के बारे में यहाँ पे पढ़े कि सेल वॉल है क्या, किसमें हमको देखने मिलेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, रिजिड होता है। सेल वॉल कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, रिजिड देखने के लिए आपको मिलेगा, रिजिड होगा, सेमी परमिएबल होगा। ध्यान से सुनिएगा, सेल वॉल सेमी परमिएबल होते हैं और यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। किसके ऊपर का कवरिंग है ये प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये कवरिंग है आपका किसके ऊपर में, नेक्स्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। आपको ये कहाँ कहाँ देखने मिलेगा सेल वॉल, प्लांट सेल में, फंगी में, बैक्टीरिया में भी देखने मिलेगा, एल्गी में भी, और सम आर्की बैक्टीरिया में भी देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल्स में क्या है, सेल वॉल देखने नहीं मिलेगा। याद रखना है किस में नहीं देखने मिलेगा, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में आपको क्या है, सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो सेल वॉल को ध्यान से देखा जाए तो ये आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा सेल वॉल का, ठीक है। इसमें आपको क्या है, सेल वॉल का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या आपको दिख रहा है कि ये हो गया सबसे पहले तो बाहर में आपका ये क्या दिख रहा है, आपका बाहर में आपका ये प्राइमरी सेल वॉल आपको दिख रहा होगा, ये बाहर में, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, प्राइमरी सेल वॉल दिख रहा है सबसे बाहर में, आउटर में प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये इसका सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर में आपको जा करके देखने के लिए मिलेगा क्या, प्लांट का सेल वॉल, या जिसको हम लोग टर्शियरी सेल वॉल भी कहते हैं। ये आपका मेन सेल वॉल है, क्या है ये आपका मेन सेल वॉल है। ये आपको क्या था, ये आपका क्या है सेकेंडरी, ये हो गया आपका क्या प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। एंड देन उसके बाद में ये एक सेल आपको दिख रहा है। इसीलिए क्या होता है ना कि जो आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपको क्या चीज़ है देखने के लिए मिलता है, प्लांट का जो छाल होता है, छाल, ठीक है, प्लांट का जो छाला होता है वो क्यों इतना मजबूत होता है, कारण क्या है उसका मजबूत होने का, कारण यही है कि क्योंकि उसके ऊपर में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, सेल वॉल। फिर आपको बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस वाले बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको ये मिडिल लैमेला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला, ठीक है ना। इस वाले हिस्से को हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। फिर यहाँ पे भी ये जो मौजूद है ये क्या है, ये मिडिल लैमेला है। ये वाला भी पोर्शन में क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, मिडिल लैमेला। ये वाले हिस्सा में भी क्या आपको, ये हो गया मिडिल लैमेला। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले माइक्रोस्कोपिक व्यू से, जो ये देखा गया है माइक्रोस्कोपिक व्यू से, इस वाले फिगर को देखिए आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल इसका, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद में ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल। फिर ये बीच में आपको दिख रहा होगा ये सीमेंटिंग जो किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा को, ठीक है। ये असल में जोड़ने का काम करता है, क्या काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये चीज़, ये इसको जोड़ने का काम करता है, ये हिस्सा वाला, इसको हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला। और ये देखिए ये सेल वॉल इस साइड में अंदर में, ये पहला सेल, इधर सेल 1 इधर सेल 2, कहने का मतलब है कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल, ठीक है, ये पहला सेल। ये अंदर के तरफ में ये एक सेल वॉल हो गया। फिर इसके बाहर परत में आपको सेकेंडरी, फिर उसके बाहर में आपको क्या है, प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये दिख रहा है, ये हो गया इसका प्राइमरी सेल वॉल दोनों का, ये इधर का ये इसका सेकेंडरी, ये इसका सेकेंडरी सेल वॉल, ये अंदर का इसका सेल वॉल, ये इसका अंदर का इधर का सेल वॉल, ठीक है। आई बात समझ में, ये हो गया इसका सेल वॉल और ये हो गया इसका सेल वॉल, ठीक है। ये इसका सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, ये इसका सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, ये बीच में इसका प्राइमरी सेल वॉल, ये इसका प्राइमरी सेल वॉल इस साइड में, ठीक है। डन यहाँ तक। अब आगे हम लोग देखें कि जो ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल आपको क्या है, सेल वॉल कंपोजिशन आपको क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेल वॉल में कंपोजिशन होते हैं, सेल वॉल में कंपोजिशन वो डिपेंड करता है या वेरीज करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर में। किसके ऊपर में वेरीज करता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर में आपको वेरी करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के ऊपर में ये वेरी करेगा। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है। कारण क्या है स्ट्रांग होने का, तो प्लांट सेल वॉल में मेनली क्या है, वो फाइबर्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, फाइबर से। फाइबर कैसा फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से, किससे, सेलुलोज से आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ये याद रखना है कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है ना, वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। मेन उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, कॉटन फाइबर या वुड में आपको क्या है, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है, यानी हमको कॉटन निकालने के लिए या फिर जो जिस पेपर का प्रोडक्शन करने के लिए यही सेलुलोज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिएगा तब यहाँ पे समझ पाएंगे कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका मिडिल लैमेला ऊपर वाला हिस्सा, ये हो गया सेल वॉल, ठीक है। और ये नीचे वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है ना, ये सेल वॉल बीच में, ये जो आपको सेल वॉल दिख रहा होगा, ये आपको सेल वॉल यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्ट्रक्चर में, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर, इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, हेमी सेलुलोज और सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ये इस तरह से क्या है, ये हेमी सेलुलोज यानी सेलुलोज कंपोनेंट है ये, ठीक है। और हाई अमाउंट में ये सेलुलोज होने के कारण से पेपर का प्रोडक्शन या वुड फाइबर में, ठीक है, या लकड़ी का बनाने का जो फर्नीचर होता है उसमें बहुत उपयोगी होता है। नीचे में आपको ये दिख रहा होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर में ये सेल वॉल आपको दिख रहा है। अब ये सेल वॉल जरूरी नहीं है कि प्लांट में जैसा सेलुलोज से बना है तो बाकी अदर में भी सेलुलोज से ही बनेगा, नहीं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि बैक्टीरिया में किससे बनता है सेल वॉल, हम लोग पढ़ चुके पिछले क्लास में भी, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम लोग क्या है म्यूरिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग म्यूरिन कहते हैं, ठीक है, म्यूरिन कहते हैं।
पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और यही पेप्टिडोग्लाइकेन का कंपोजिशन के बेसिस पे ही हम लोग क्या है ग्राम पॉजिटिव, हम लोग क्या है ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, या तो फिर हम लोग क्या कहते हैं उसको ग्राम निगेटिव कहते हैं। किसके वजह से? कंपोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन के वजह से ही कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? क्लियर? अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी में क्या होता है? फंगी में काइटिन से बना होता है, ग्लूकेन से या प्रोटीन से, इन सारे चीज़ों से फंगी का सेल वॉल बना होता है। काइटिन मेन आपको याद रखना है, काइटिन से बनता है। अगर प्लांट सेल का बात करें यहाँ पे, तो प्लांट सेल में आपको हम अभी बताया कि बीच में मिडिल लैमेला होगा, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल, एंड देन उसके बाद में अंदर में मेन सेल वॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीज़। फिर मिडिल लैमेला मेन क्या होता है आपको इस स्ट्रक्चर में अभी देख करके पता चलेगा कि मिडिल लैमेला का क्या रोल होता है यहाँ पे और क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मिडिल लैमेला क्या होता है ना कि ये एक सेल से दूसरा सेल को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि क्या है यहाँ पे, ये बीच में, ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये चीज़ दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं यहाँ पे ब्लैक से। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे समझिएगा ये एक सेल वॉल है, हम आपको जो मार्क करके यहाँ पे दिखा रहे हैं ये एक सेल वॉल है। ठीक है, और इसके बीच में ना ये दूसरा सेल वॉल, इधर ये दूसरा सेल वॉल, ये दूसरा सेल वॉल, ये इधर दूसरा सेल वॉल, ये इधर अलग, ये अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे समझिए यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये है एक, ये एक सेल वॉल। अब इसी के बगल में एक और सेल वॉल, एक सेकेंड देखिए क्या है, ये हो गया एक सेल वॉल ऐसे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, ओह गॉड, देखिए यहाँ पे जैसे ये हमने बनाया एक सेल वॉल। ठीक है, अब इसी के बगल में एक और सेल हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब ये बीच वाला जो खाली जगह है ना, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, मिडिल लैमेला, जो कि सीमेंटिंग एक तरह से ये हो गया पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये आपस में एक दूसरे को जोड़ने में मदद करता है। फिर उसके बाद में क्या है कि ये हो गया इसका बाहरी वाला प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद में सेकेंडरी होगा, फिर अंदर में सेल वॉल होगा। अगर हम बोले कि इसके बीच में कनेक्शन है, कनेक्शन जैसे एक सेल दूसरे सेल में ऐसे कनेक्शन कर सकता है, तो बीच में जो आपको कनेक्शन दिख रहा है ना, उसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। ये दिख रहा है ये कनेक्शन दूसरे सेल के साथ में, यहाँ पे भी दिख रहा है ये कनेक्शन, यही क्या है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है ये? प्लाज्मोडेस्माटा। ये बीच में मिडिल लैमेला आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद में क्या आपको इस साइड में ये भी सेकेंडरी सेल वॉल, इधर भी सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर अंदर में क्या आपको दिख रहा है कि सेल वॉल, फिर उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि मिडिल लैमेला का क्या हेल्प है या क्या रोल प्ले है मिडिल लैमेला का प्लांट में, तो वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आउटर सेल वॉल लेयर कंटेन्स पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड लेयर मतलब पॉलीसेक्राइड ये कंटेन करके रखता है। पॉली मतलब कि बहुत सारा चेन वाले, सेक्राइड मतलब वही शुगर का बात कर रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल शुगर से बना होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेक्टिन्स कहते हैं। और पेक्टिन क्या करता है? जोड़ने में मदद करता है, एडहेसेंस, यानी कि एक सेल से दूसरा सेल को बाइंड करके रखने में मदद करता है, अपने नेबरिंग सेल को कनेक्ट करके रखने में मदद करता है। ठीक है, वही यहाँ पे क्या है, मिडिल लैमेला इसी को हम लोग क्या है कह रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल को क्या है कनेक्ट करके रखने में मदद करता है। कौन? मिडिल लैमेला। ओके, अब अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल में यहाँ पे क्या चीज़ है आपको, प्राइमरी सेल वॉल में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये लेयर किसके बीच में बनता है? ये लेयर बनता है मिडिल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। मिडिल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये लेयर देखने के लिए मिलेगा प्लांट में, जो कि क्या है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से। बेसिकली आपको ना यहाँ पे याद रखना है कि जो मिडिल लैमेला है वो पॉलीसेक्राइड से बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग पेक्टिन कहते हैं, पेक्टिन पॉलीसेक्राइड कहिए या तो फिर पेक्टिन कहिए। ठीक है, और जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है? सेलुलोज से ये बनता है। और दूसरा चीज़ की ये सेल को क्या करता है, एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि ये सेल का क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, आ गई बात समझ में?
आपको ये दिख रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल इसका, फिर ये हो गया इसका सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, इसका प्राइमरी सेल वॉल, एंड फिर इसके बाद में आपको ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये बीच में ये मिडिल लैमेला आपको दिख रहा है, ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है, मिडिल लैमेला, और अंदर में आपको ये सेल देखने के लिए मिला। उससे भी अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है इसका मेन सेल वॉल, ठीक है, इसको हम लोग टर्शियरी सेल वॉल भी कहते हैं या मेन सेल वॉल इसको कहते हैं। अब आ गई बात समझ में, यहाँ पे क्लियर हो गया सेल वॉल के ऊपर में। सेकेंडरी सेल वॉल भी वही, सेकेंडरी सेल वॉल अगर आपसे क्वेश्चन हाई आया या कुछ ऐसा पूछा गया या नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल ज़्यादा रिजिड होता है प्राइमरी के तुलना में, और इसमें एडिशनल सेलुलोज तो होते ही हैं, हेमी सेलुलोज, और साथ में लिग्निन भी पाया जाता है, लिग्निन जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, और वाटर कंडक्टिविटी को क्या करता है एक तरह से, मतलब कि वो मदद करता है वाटर कंडक्टिविटी करवाने में वास्कुलर टिश्यू के थ्रू, ठीक है, ये चीज़। दूसरा चीज़ की क्यूटीन, सिब्यूरिन और अदर वैक्सी मटेरियल समटाइम्स फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, यानी कि जो वैक्सी आप देखे होंगे कि पत्ता जो होता है ना, कुछ का लीफ बहुत ही उस पर पानी देते होंगे तो वो बूंद उस पर ठहरता ही नहीं होगा, यानी उसमें क्यूटीन, सिब्यूरिन और अदर वैक्सी मटेरियल भी क्या है आपको प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें पाया जाता है। और डिटेल स्ट्रक्चर में आप इसको देख लीजिए यहाँ पे, तब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि ये हो गया मिडिल लैमेला ऊपर का, ये प्राइमरी सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होगा, तब फिर सेल वॉल। आपको इसमें क्या दिख रहा है, पेक्टिन भी होता है, ग्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन, सेलुलोज होता है यहाँ पे, ये दिख रहा है पेक्टिन, सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मिडिल लैमेला, यहाँ पे ये नीचे वाला ये क्या है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट का। तो बेसिकली प्लांट किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, हेमी सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए कि किस तरीके से दिखता है। ये हो गया आपका क्या प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल में भी 3 होता है, सेकेंडरी सेल वॉल S1, S2, S3 ऐसे करके 3 सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर होता है, ये नहीं याद रखना। आप इतना याद रखिए कि मिडिल लैमेला, उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद में आपको क्या है अंदर में सेल देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेन सेल वॉल फिर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक, डन यहाँ तक। अब आते हैं क्या कि प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं वो चीज़ समझिए। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होगा यहाँ पे कि जो कि पास यानी कि स्प्रेड, यानी एक स्मॉल छोटा सा पैसेज होता है जो कि एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने में मदद करता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें आपको क्या दिख रहा है प्लाज्मोडेस्माटा में, ये एक सेल दूसरे सेल में पानी को भेजने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इन तीनों को मिला करके ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में चीज़। प्लाज्मोडेस्माटा का रूल क्या होता है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि एपोप्लास्टिक सिम पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है यहाँ पे, तो एपोप्लास्टिक सिम पाथवे वो होता है कि जो कि आपको क्या दिख रहा है कि साइड से सेल वॉल के ही थ्रू पास हो जा रहा है, ये किनारे किनारे ये पास हो जा रहा है, दिख रहा है ये चीज़। और सिम्पैथिक पाथवे क्या होता है जो बीच में से, यानी कि ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मेन से पास हो रहा है, ये बीच में से, ठीक है ना, थ्रू साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू पास होता है। और एपोप्लास्टिक पाथवे क्या है सेल वॉल के थ्रू पास होता है। दिख रहा है ये फिगर में, ये हम हटाते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए तब आपको क्या है यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कम्युनिकेट करने के लिए होता है। ठीक है ना, क्या चीज़ कम्युनिकेट वन अनदर एंड शेयर देयर कंटेंट, अपने कंटेंट को या अपने मटेरियल को शेयर करने के लिए या पासेस यानी पास करने के लिए ये बना होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हम लोग क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में। ठीक है, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म किन्होंने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, वो चीज़ पढ़ने से पहले हम लोग क्या है इसका स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसा है या उसका स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए कैसा मिलेगा, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उसी को। देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें स्ट्रक्चर में कि ये 2 लेयर है यहाँ पे, एक ऊपर में एक लेयर है मौजूद, ठीक है, एक ऊपर में लेयर है और एक यहाँ पे आपको नीचे में ये लेयर दिख रहा है। लेकिन उसके बीच बीच में आपको क्या है ना कि ये बहुत सारा इसमें प्रोटीन धंसा हुआ है, ये दिख रहा है इस तरीके से, ये प्रोटीन यहाँ पे धंसा हुआ है।
है ना दर्शा हुआ। इसके ऊपर में आपको कुछ ये गोल जैसे ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये चीज़, ये सारा स्ट्रक्चर अभी हम लोग क्लियर करेंगे ये इसी फिगर में, ठीक है। फिर आपको ये दिख रहा, फिर पहले ये तो क्या है, इस पीले वाले के स्ट्रक्चर के ऊपर में ये मौजूद है, फिर आपको क्या है, ये पर्पल स्ट्रक्चर के ऊपर में मौजूद है क्या आखिर ये सारा का सारा चीज़। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, कि ये इसका एक ऊपर का लेयर है, ठीक है, और ये इसका एक नीचे का लेयर है, ठीक है। ये देखने से पहले आप इधर आइए, इस फिगर को देखिए, ठीक है, इस फिगर को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हेड एंड टेल, इस तरह से हेड एंड टेल, ये असल में है क्या, हेड एंड टेल, ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड, यानी आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे ये हेड का पोर्शन और ये टेल का पोर्शन, फिर नीचे में आपको हेड का पोर्शन और इस तरीके से टेल का पोर्शन, फिर ये हेड फिर टेल, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना, तो वो देखिए यहाँ पे, तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। पहले हम लोग स्ट्रक्चर को ही देख करके क्लियर कर लेते हैं, तब फिर आपको क्या समझ में आएगी बातें। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, एक दिख रहा है ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और ये जो आपको नीचे में दिख रहा है ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है, ये ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन करके ये जो बना एक हेड, ये क्या बना, ये हेड बना, ठीक है। और नीचे में आपको क्या, ये फैटी एसिड का ये चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये अनसेचुरेटेड, और एक चेन दिख रहा है आपको क्या चीज़, सेचुरेटेड दिख रहा है आपको, ठीक है, दूसरा अनसेचुरेटेड। तो बात समझ में आ रहा है ये चीज़ कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो बना, तो बना आखिर कैसे। फॉस्फोलिपिड ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे इस फिगर में, ये मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन एक ऊपर की तरफ में एक नीचे की तरफ में मेम्ब्रेन दिख रहा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी एक एक मॉलिक्यूल से जुड़ जुड़ करके बना होता है। ये ऊपर में फॉस्फोलिपिड का आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, नीचे में आपको ग्लिसरॉल का ग्रुप, और उस ग्लिसरॉल ग्रुप के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, ये फैटी एसिड का चेन जुड़ा हुआ है। इन तीनों को मिला करके ये क्या बना, ये बना एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। आ रहा समझ में, फॉस्फोलिपिड, यहाँ पे ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फैट को, यहाँ पे फैटी एसिड को क्या कह रहे हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिपिड कह रहे हैं, और ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा नहीं, ये एक ठोक को जूम करके ये दिखा रहा, ऊपर का जो पोर्शन है ये उसको हम लोग हेड कहते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। अब यही एक एक टेल, जो एक एक यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, ठीक है, ये एक एक मॉलिक्यूल आपको जो दिख रहा है ना, वही यहाँ पे क्या है, ये एक एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, जुड़ जुड़ करके ये क्या बना रहा है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ करके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में यहाँ पे, ये एक मेम्ब्रेन, ये एक लेयर यहाँ पे बना, ये एक लेयर बना, और ये दो लेयर बनता है, तभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइलिपिड लेयर, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कितने लेयर आपको दिख रहे हैं, दो लेयर दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग उस स्ट्रक्चर के ऊपर में चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन का। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर, ऊपर का हेड को हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया कि वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, वाटर लविंग हुआ, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक टेल ये जो था, ये फैटी एसिड का बना हुआ टेल था, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। ये क्या है, ये है वाटर हेटिंग। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर हेटिंग होता है, वाटर हेटिंग होता है, ठीक है। और ये वाटर हेटिंग और वाटर लविंग के कारण से जो हेड वाला पोर्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर के तरफ में मौजूद रहता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो उसमें क्या होता है, अधिकतर मात्रा में क्या होती है, वाटर होती है। इस वजह से हेड वाला पोर्शन बाहर की तरफ में, देखिए नीचे में भी क्या है, हेड वाला पोर्शन बाहर की तरफ में, और जो टेल है वो अंदर की तरफ में, ऐसे जैसे ये हो गया टेल, ये अंदर की तरफ में होगा, ये टेल अंदर की तरफ में होगा, ये हेड बाहर की तरफ में, इधर ये भी इस तरह से। भैया सेल के अंदर में भी तो पानी होता है ना साइटोप्लाज्म में, और ये बाहर में भी तो पानी के ही कांटेक्ट में रहता है ना ये चीज़, इसलिए जो टेल है ना वो अंदर की तरफ में घुस के रहता है। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर।
अब देखिए इसके बीच में आपको कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। यहाँ पे जितने भी ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये असल में क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन पूरी तरीके से आर पार होती है, जिसको हम लोग प्रोटीन चैनल के नाम से कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन क्या है, आधा ही धंसा होता है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। अगर जो पूरा प्रोटीन धंसा है आर पार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। आई बात समझ में। आपको ये ऊपर में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्लस लिपिड, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट चेन दिख रहा होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन है ये। ग्लाइकोप्रोटीन क्या कह रहे हैं, यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ पे ये ग्लूकोज प्लस लिपिड है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। आ गई बात समझ में, यहाँ पे क्लियर है। ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को भी देखिए डिटेल से। यहाँ पे क्या है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपको दिख रहा है, ये टेल का पोर्शन अंदर की तरफ में, हेड का पोर्शन बाहर की तरफ में। ये प्रोटीन चैनल आपको दिख रहा, ये प्रोटीन चैनल, बीच में आपको कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल दिख रहे हैं। कुछ प्रोटीन चैनल ना सिर्फ और सिर्फ पानी को आर पार आने देता है, तो इसलिए हम लोग उसको एक्वापोरिन के नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्वापोरिन। कुछ प्रोटीन चैनल ऐसा होता है, असल में ना ये चैनल के काम करते हैं। चैनल कहने का मतलब क्या है ना, कि समझिए कि बाहर का मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने दे रहा है और अंदर का वेस्ट को बाहर ले जा रहा है, तो इसीलिए ये चैनल का काम करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन चैनल। अगर कोई खास चैनल सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक्वापोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्वापोरिन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन उसको कहते हैं जो कि आधा ही धंसा होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन किसके साथ अटैच है, कार्बोहाइड्रेट के साथ में अटैच है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड किसको कह रहे हैं, लिपिड किसके साथ अटैच है, कार्बोहाइड्रेट के साथ में अटैच है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन किसके साथ अटैच है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट के साथ में, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर, इसे भी देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये चीज़ बात आ गई समझ में। अब आते हैं क्या, हम लोग थ्योरी पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड अरेंज, जो कि कैसे अरेंज होते हैं, बाइलिपिड लेयर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, बाइलिपिड। और लिपिड में आपको क्या दिख रहा है कि जो पोलर का हेड है वो बाहर की तरफ में होगा, जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग, और जो है टेल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, यानी कि पानी से उसको डर लगता है, इसलिए वो अंदर के तरफ में होता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थ्योरी है उस पर आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है लिविंग सेल का। आउटर मतलब इसके बाहर में सेल वॉल भी होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट कहने का मतलब है कि ये बाउंड्री लास्ट बाउंड्री होता है साइटोप्लाज्म के बाद। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो दिए कौन थे, पी फेपर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइलिपिड लेयर कहते हैं। ठीक है, बाइलिपिड लेयर। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हम लोग ये टर्म देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। याद रखिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाटर को और कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही अंदर आने देता है। इसका थिकनेस आपको कितना, 75 एंगस्ट्रॉम को देखने के लिए मिलेगा। ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होगा, उसी से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आई बात समझ में। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का स्टडी कब किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवर हुआ तब, यानी कब, 1950s में। 1950 में इसका स्टडी किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उससे पहले तक कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खास स्ट्रक्चर या खास उसके बारे में स्टडी नहीं किया गया था। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। अगर हम केमिकली कंपोजिशन का बात करें कि जो इसमें कंपोजिशन है वो कितना कितना क्या होता है, प्रोटीन का कितना कंपोजिशन है, लिपिड कितना है, वो चीज़, तो लिपिड यहाँ पे आपको 28 से 79% देखने मिलेगा। प्रोटीन कितना, 20 से 70%। कार्बोहाइड्रेट 1 से 10%। वाटर इसमें कितना आपको देखने मिलेगा, 20%।
आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड और 8% कार्बोहाइड्रेट। याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेकेराइड भी मौजूद होते हैं। इसमें आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स देखने के लिए मिले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, ठीक है। और आपको क्या चीज़ है कि याद होगा कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उसको बोलते हैं जो कि बाहरी होता है, प्रोटीन बाहर की तरफ में, जैसे ये लिपिड का लेयर था तो यहाँ पे ये प्रोटीन जो मौजूद है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। और इंस्ट्रिक किसको कह रहे हैं, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में ऐसे धंसा हो, उसको हम लोग इंस्ट्रिक प्रोटीन कहते हैं। और जो बाहर में ही रह गया उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ओके, आ गई बात समझ में ये चीज़। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा, 3 तरह का। आपको एक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ये काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा लिंक करके रखने का काम कर रहा है, मतलब पकड़ के। तीसरा रिसेप्टर्स का काम कर रहा है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल को लिया यहाँ पे और उससे जो भी सिग्नल आया वो सेल के अंदर में छोड़ दिया। और तीसरा इंजाइम को प्रोड्यूस करवा रहा, मतलब इंजाइम को एक्टिवेट करवाने में ये मदद करते हैं। कौन, यहाँ पे ये प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो इस तरह से काम करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो मेम्ब्रेन का लिपिड है वो भी 3 टाइप का होता है। कौन सा, एक फॉस्फोलिपिड आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, आपको पहले ये फॉस्फोलिपिड के बारे में स्ट्रक्चर हमने पहले भी हम लोग देख चुके हैं, यानी इसमें फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है, ये सब मिल करके यहाँ पे क्या बना रहा है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा टाइप था यहाँ पे कि ग्लाइकोलिपिड है, यहाँ पे ये जो ग्लाइकोलिपिड दूसरा टाइप और स्ट्रॉल्स तीसरा टाइप, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। अगर मूवमेंट देखें तो मूवमेंट इसमें आपको क्या डिफ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। पहला कौन सा, आपको डिफ्यूजन में क्या आपको समझ में आ रहा है कि डिफ्यूजन कहने का मतलब ये हो गया कि बाहर में से लेकर के अंदर की ओर देना है। अगर बाहर में क्या है, रेंडमली डिफ्यूज हो गया, मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो बाहर में था वो अंदर की ओर चला गया और अंदर से क्या बाहर की ओर आ गया। डिफ्यूजन इज अ रैंडम मूवमेंट मतलब कि आता जाता, मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको दिखा, हाँ भैया इधर ज़रूरत है अंदर में साइटोप्लाज्म के अंदर में, तो क्या किया, बाहर से वो अंदर की ओर ले लिया, डिफ्यूज कर गया और अंदर से क्या वो बाहर की तरफ में उसको भेज दिया। ये नॉर्मल रैंडम मूवमेंट है ये डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूज कर जाना। और नॉर्मली ऐसे भी आपको याद रखना है कि जो हाई कंसंट्रेशन होता है उससे क्या लो कंसंट्रेशन के, जैसे मान के चले बाहर में पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो पानी का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर में, या फिर अंदर में साइटोप्लाज्म में पानी का मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो कहाँ चला जाएगा, बाहर में चला जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ में जाएगा। ऑस्मोसिस में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। ऑस्मोसिस में भी वही प्रोसेस है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, हाई कंसंट्रेशन से क्या है, लो कंसंट्रेशन की तरफ में ये मूवमेंट अपना शो करेगा, ठीक है। और फैसिलेट डिफ्यूजन किसको कहते हैं, फैसिलेट डिफ्यूजन उसको कहते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब स्पेशली भैया आप जाइए अंदर में, जैसे मान के चलिए कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर में है तो उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि जाओ अंदर जाओ, ठीक है। ये चीज़ आई बात समझ में, यानी हाई कंसंट्रेशन से वही लोअर कंसंट्रेशन में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग फैसिलेट डिफ्यूजन कहते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको कहते हैं कि जिसमें क्या चीज़ है कि एटीपी का यूज़ हो रहा है। इसमें किसका यूज़ हो रहा, एटीपी का, यानी ज़बरदस्ती, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, यहाँ पे जैसे एक समझिए एक लेयर है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये लेयर है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे समझिए, ये एक लेयर है, ठीक है। अब बाहर में मॉलिक्यूल क्या है, पानी का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, ये अंदर के तरफ में यानी साइटोप्लाज्म के अंदर के तरफ से क्या वाटर मॉलिक्यूल को ये बाहर की ओर भेजेगा। आ रहा बात समझ में, ज़बरदस्ती मतलब क्या, एनर्जी लगा करके। ऐसे समझिए ना, एक पहाड़ है, अब आपको ये पत्थर है, अब ये ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो यहाँ पे जब आप इसको चढ़ा रहे हैं ना तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या हुआ, एक्टिव। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया कि ये इस तरफ से जब आप पत्थर को नीचे की ओर फेंक रहे हैं, पहाड़ से नीचे की ओर जब आप पत्थर को फेंकेंगे तो वहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वैसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और वैसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, जहाँ पे एनर्जी खर्चा हो रहा है, यानी कि आप पत्थर को पहाड़ पे चढ़ा रहे तो उस वक्त एनर्जी खर्चा हो रहा है, ज़बरदस्ती अपना एनर्जी अपना ताकत को लगा करके ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो वैसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि इधर क्या आपका लो कंसंट्रेशन है और इधर क्या आपका हाई कंसंट्रेशन है,
ठीक है, फिर भी ये लो कंसंट्रेशन से किधर भेजेगा, हाई कंसंट्रेशन के ही तरफ में भेजेगा ज़बरदस्ती, एटीपी का यूज करके। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एटीपी यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पैसिव में क्या है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से ही लो कंसंट्रेशन में जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो में। और इसमें क्या है, लो से हाई के तरफ में जाएगा, ये हाई से ऑलरेडी जिधर हाई है उधर ही जाएगा, और यानी इधर लो है तो लो से क्या जाएगा, हाई के तरफ में ही जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आ गई बात समझ में। तो ये था डिफ्यूजन को लेकर के, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी बातें यहाँ पे। एक और चीज़, एक्टोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या होता है वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। एंडोसाइटोसिस उसको बोलते हैं कि जब कोई भी बाहर का मॉलिक्यूल है उसको खाने के लिए सेल अपने अंदर में लिया और वेसिकल्स के तौर पे उसको ले करके खा लिया, और खाने के बाद में अब यहाँ पे ना इधर वन एरो इधर दिख रहा, लेकिन अभी इसी एरो को ना उल्टा ऐसे करके समझिए कि खाने के बाद में जो भी पचा हुआ मॉलिक्यूल है ना उसको ये क्या किया, शरीर से अब बाहर निकाल रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। उसको क्या बोलेंगे, एक्टोसाइटोसिस। एक्टोसाइटोसिस मतलब कि वो मॉलिक्यूल को क्या किया, बाहर कर दिया, सेल से क्या किया, बाहर किया। और ये यहाँ पे एंडोसाइटोसिस में क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूल को अंदर लिया वेसिकल्स में, अब उसको खाएगा, और खाने के बाद में जो भी मटेरियल बचेगा ना फिर से उसको पैक करेगा और क्या है, सेल के बाहर छोड़ देगा, तो उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों याद रखिएगा। एंडो मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल को लेकर के अंदर में लिया, और एक्सोसाइटोसिस में क्या हो गया कि मॉलिक्यूल जो भी खाया पिया बचा है ना उसको वापस से क्या है, बाहर की ओर निकाल दिया। आगे बात समझ में यहाँ पे क्लियर। ये चीज़ था यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के, सेल मेम्ब्रेन को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटोप्लाज्म देखेंगे, और क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को भी हम लोग क्या वहाँ पे देखेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग उसको उसमें इंटर करेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने में आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू।